video we are going to analyze the past year papers कि past year papers जो आपके prelims के हैं तो उनका ट्रेंड क्या है। तो उनका जो ट्रेंड एनालिसिस है वो हम सिलेबस के साथ मिलाते हुए और उसके साथ आपको कैसे अपनी जो तैयारी है उसे कैसे स्ट्रेटजाइज करना चाहिए, इनपुट कैसे देना चाहिए ताकि जो आउटपुट है वो मैक्सिमाइज हो सके, आप मैक्सिमम आउटपुट दे सकें। ठीक है, पढ़ते तो सभी हैं लेकिन स्मार्ट स्टडी कैसे की जानी चाहिए वो हम इस वाली आज वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग प्रीलिम्स examination. So it may be one video also or it may be the series of the videos. तो पहली वीडियो में हम जस्ट सिलेबस करें ऐसा भी हो सकता है या फिर हम एक ही वीडियो में कर लेंगे, जैसे भी सही बैठता है। ओके, सो विल स्टार्ट विद द सिलेबस पार्ट। तो पहले हम सिलेबस पार्ट से शुरू करते हैं। तो अगर हम सिलेबस को देखें तो सिलेबस का जो पहला पार्ट है इट इज़ द करंट इवेंट्स। ठीक है, तो करंट इवेंट्स की बात, करंट अफेयर्स की बात यहाँ पे पहले ही हो गई है कि करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे, नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। बट व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट ये नहीं बताया गया है यहाँ पे कि क्या इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो करंट इवेंट्स जो आपके क्वेश्चंस हैं वो जैसे यूपीएससी को जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट लगती हैं, यानी कि जो आपके पास पास्ट ईयर पेपर्स हैं क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी उसमें बखूबी बता रहा होता है कि मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है और मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। Okay, so then the second part, this is the हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया में आपके पास तीनों चारों चीज़ें आ जाती हैं। ये तीनों चारों चीज़ें क्या हैं कि एंशियंट इंडियन हिस्ट्री है आपके पास, मेडिवल हिस्ट्री है आपके पास मॉडर्न हिस्ट्री है, और एंशियंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री के साथ आपके पास आर्ट एंड कल्चर वाला बहुत बड़ा पार्ट आ जाता है। तो ये जो चारों पार्ट हैं ये हिस्ट्री का पार्ट बनाते हैं। एंड देन द इंडियन नेशनल मूवमेंट। इंडियन नेशनल मूवमेंट कब स्टार्ट होती है? बेसिकली अकॉर्डिंग टू आवर हिस्टोरियंस इंडियन नेशनल मूवमेंट 1888। तो इसके बाद इंडियन नेशनल मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। हल्का सा जो छोटा सा पार्ट है वो आपके पास प्री कांग्रेस जो एसोसिएशन है उसका पार्ट बनता है। फिर कांग्रेस के बाद जो प्री मूवमेंट है वो स्टार्ट हो जाती है, स्पेशली फ्रॉम 1905 ऑनवर्ड्स। तो ये जो आपकी मूवमेंट है ये शुरू रहती है। तो आपके पास पूरी हिस्ट्री एक तरफ और जो इंडियन नेशनल मूवमेंट वाली बात की गई है वो आपके पास एक तरफ। ठीक है, देन यू हैव द इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। और वर्ल्ड ज्योग्राफी में फिजिकल ज्योग्राफी आपको पढ़नी है, फिजिकल ज्योग्राफी जैसे जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सोशल ज्योग्राफी, इकोनॉमिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली अ स्टैटिक पार्ट। और ये जो ऊपर वाला भी है वो भी आपको इसको प्योरली स्टैटिक पार्ट बोल सकते हो। अब ये जो चारों पार्ट आने वाले पार्ट्स हैं ये आपके पास स्टैटिक प्लस आपके पास डायनेमिक पार्ट्स हैं। डायनेमिक पार्ट्स कह लो या फिर आप इसको कह लो जी कि करंट अफेयर्स वाले पार्ट्स हो जाते हैं ये। फॉर एग्जांपल इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। इंडियन पॉलिटी में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, गवर्नेंस में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज सिस्टम। पंचायती राज सिस्टम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द बोथ प्रोस्पेक्टिव्स। करंट के प्रोस्पेक्टिव में भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके मेंस के प्रोस्पेक्टिव से भी ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है पंचायती राज सिस्टम। बिकॉज पंचायती राज सिस्टम इट सिग्निफाइज द डिवेल्यूएशन ऑफ पावर। डिवेल्यूएशन ऑफ पावर को बहुत अच्छे से सिग्निफाई करता है। डिवेल्यूएशन ऑफ पावर इट एड्स टू द सस्टेनेबिलिटी ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम्स। ओके, सो पॉलिटिकल सिस्टम इंडिया का कैसे फॉलो किया जा रहा है। देन व्हाट आर द राइट इशूज, व्हाट आर द पब्लिक पॉलिसी मैटर्स। पब्लिक पॉलिसी मैटर्स में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? फॉर एग्जांपल योर आयुष्मान भारत योजना, इट इज़ अंडर द हेल्थ पॉलिसी। ठीक है, फिर आपके पास राइट टू एजुकेशन, RTE, राइट टू एजुकेशन आ जाता है। सो दीज आर ऑल द पब्लिक पॉलिसीज। एंड देन आपके पास राइट इश्यूज की बात आ जाती है। राइट इश्यूज से कौन कौन कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? फॉर एग्जांपल नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, NFSA। ठीक है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, ताकि आपके पास 75% ऑफ द रूरल पॉपुलेशन और 50% ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन को जो खाना है, जो उनको अनाज का अधिकार है वो दिया जा सके। ओके, सो दीज आर ऑल दी राइट्स इशूज। आपके पास व्हाट आर द फंडामेंटल राइट्स, व्हाट आर द लीगल राइट्स। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये राइट्स में आ जाती हैं। एंड राइट्स इशू और ये जो
और ये जो आपके पास इंडियन पॉलिटी और गवर्नेंस वाला पार्ट है, ये इट रिगार्ड्स टू बोथ। ये आपके पास करंट अफेयर्स का भी पार्ट आ जाता है इसमें, आपके पास इसमें आप कोर सब्जेक्ट्स वाला भी पार्ट आ जाता है, दोनों पार्ट इसमें आ जाते हैं। इस चीज़ को समझो। देखो जो आपकी लक्ष्मीकांत है वो सिर्फ आपकी कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम और पंचायती राज की जो आपके पास कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं उसको डिफाइन कर रहा होता है। कॉन्स्टिट्यूशन आपके पास क्या कहता है, व्हाट इज जो कॉन्स्टिट्यूशन इज बेसिकली द बेसिक लॉ ऑफ द लैंड। तो बेसिक आपका लॉ ऑफ द लैंड क्या है और कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या अमेंडमेंट्स हुए हैं और क्या क्या प्रोसीजर्स चल रहे हैं, तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये लक्ष्मीकांत में बताई गई हैं। देन पॉलिटिकल सिस्टम्स कि लॉफुली पॉलिटिकल सिस्टम्स को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपके पास एम लक्ष्मीकांत में अच्छे से दी होती हैं। और एम लक्ष्मीकांत 90% ऑफ द टाइम्स ये जो सारी चीज़ें हैं ये बहुत अच्छे से कवर कर रही होती है और किसी बुक को फॉलो करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है। देन इन द पब्लिक पॉलिसी राइट्स इशूज़, ये जो दोनों टॉपिक्स हैं ये हाईली हार्डकोर करंट अफेयर्स वाले टॉपिक बन जाते हैं। इस चीज़ को समझो कि अब अगर आयुष्मान भारत योजना है या फिर आपके पास नेशनल लिवलीहुड मिशन है, अन्य आय योजना है, ठीक है, तो ये जो सारी की सारी योजनाएं हैं ये लक्ष्मीकांत में कहीं ना कहीं भी नहीं दी गई होंगी। ओके, देन राइट्स इशू को करने के राइट्स इशू मतलब फंडामेंटल राइट्स तो आपके कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको दे दिए, फिर उसके बाद फंडामेंटल राइट्स को लागू भी तो करना है ना, उसको इम्प्लीमेंट भी करना है ग्राउंड लेवल के ऊपर, ताकि वो ग्राउंड रियलिटी बन सके। फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी ग्राउंड रियलिटी बन सके। सम लॉज हैव टू बी पास्ड। फॉर एग्जाम्पल आपके पास प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ के लिए आपके पास वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट के लिए आपके पास इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन है। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो है इट इज़ फॉर द आर्टिकल 21 के लिए ये बनाया गया। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इट इज़ फॉर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी, क्योंकि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए हमारे पास एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल है स्टेट पॉलिसी का। और इसी तरह से आपके पास कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाई जाती हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ क्यों बनाई जाती हैं? ताकि वेलफेयर की जा सके, लोगों की रूरल डेवलपमेंट की जा सके। अगेन रूरल डेवलपमेंट, वेलफेयर, ये क्या है जी? डायरेक्टिव प्रिंसिपल है। ओके, नाउ राइट्स इश्यूज देखो कितने ज़्यादा कंबाइंड है। आपके पास जो करंट अफेयर्स वाला पार्ट है, आपके पास जो ये वाला कोर सब्जेक्ट्स वाला पार्ट कह सकते हो आप, ठीक है। तो इस तरह से जो आपके करंट अफेयर्स होते हैं ना, इट इज़ वेरी मच कंबाइंड, वेरी मच कंपाउंडेड विद योर कोर सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो ये ऐसा डिबेट, इसीलिए ये डिबेट्स चलती हैं कि कोई कह रहा होता है कि आपके पास जो करंट अफेयर्स का पार्ट था इट वाज अबाउट 50%। इनको जिसने करंट अफेयर्स में मान लिया वो करंट अफेयर्स का वाला पार्ट को 50% बता रहा होता है, या फिर 40% कई लोग बता रहे होते हैं। कई कह रहे होते हैं कि नहीं जी, कोर सब्जेक्ट्स देवर अबाउट 80%, सिर्फ 20% वाला हाईली करंट अफेयर्स वाला पार्ट था। तो ये जो आपके फिगर्स हैं ये इसीलिए बहुत ज़्यादा हाईली दे आर क्वाइट सब्जेक्टिव इन नेचर। ओके, चलिए, सो द नेक्स्ट इज द इकोनॉमिक एंड द सोशल डेवलपमेंट। तो इकोनॉमिक एंड द सोशल डेवलपमेंट में आपके पास सस्टेनेबल डेवलपमेंट का पार्ट आ जाता है, आपके पास पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स का पार्ट आ जाता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, फॉर एग्जांपल व्हाट आर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए हम बहुत सारी स्कीम्स आयोजित कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने के लिए वी हैव, तो हमारी जो अर्बन मिनिस्ट्री है, अर्बन डेवलपमेंट पॉवर्टी एलिवेशन मिनिस्ट्री, वो वाटर सप्लाईज़ को अच्छा करती है। वाटर सप्लाईज़ के लिए बहुत सारी स्कीम्स हैं जो कि स्टेट गवर्नमेंट्स लेके आ रही है। देन आपके पास स्मार्ट सिटी मिशन है। ओके, तो देन आपके पास ब्लैक बोर्ड स्कीम या फिर ब्लैक बोर्ड योजना है ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बन सके। आपके पास यू हैव और बहुत सारे डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स हैं। रिसेंटली हमने सब्सिडी को रिसेंटली हमने जो जीएसटी है अपॉन द इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स उसको हमने कम किया है, उसको हमने कम किया है, ठीक है। तो इस तरह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करवाने के लिए गवर्नमेंट जो है वो बहुत सारी चीज़ें कर रही है ताकि जो हमारी डेवलपमेंट है वो सस्टेनेबल हो सके। व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट? कि हम एक अगर यहाँ पे पहुँच चुके हैं, अगर हमारा 9% ग्रोथ हो चुका है तो आगे आने वाले सालों में भी 9% ग्रोथ सस्टेन रहे। ऐसा ना हो कि एक बार भाई 9 लेवल ग्रोथ पहुँच गया, 9% वाला ग्रोथ रेट पहुँच गया, फिर उसके बाद बिल्कुल नीचे गिर गए, 3% पे आ गए, 4% पे आ गए, कहा कि भाई साहब इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था या फिर आपके पास सोशल कैपिटल नहीं था। तो ऐसा नहीं होना चाहिए।
सो दिस इज़ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। फिर पावर्टी के लिए हमारे पास बहुत सारी स्कीम्स हैं। फॉर एग्जांपल रिसेंटली क्वेश्चन आया था, आई थिंक इन 2019 क्वेश्चन आया हुआ है रिगार्डिंग दी प्रधानमंत्री आवास योजना। ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना के ऊपर भी क्वेश्चन आया था। आपके पास अटल पेंशन योजना के ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ है जी। ठीक है, तो सो दीज आर ऑल दी पॉवर्टी एलिवेशन स्कीम्स, पॉवर्टी एलिवेशन के लिए हैं जी। देन आपके पास इंक्लूजन के लिए नाउ यू हैव आधार क्वेश्चन, आधार के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। आपके पास तो ज़ीरो फ्रिल अकाउंट्स के ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है आपके पास फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए। देन डेमोग्राफिक्स के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। आई थिंक इन 2015 एक बार क्वेश्चन पूछा गया था डेमोग्राफिक्स के ऊपर, तो वो भी इट वाज वेरी सिंपल क्वेश्चन। एंड देन द सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स के ऊपर बहुत 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 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स के ऊपर ट्राई टू फाइंड आउट दैट व्हाट क्वेश्चंस आर आस्क्ड। फॉर एग्जांपल आयुष्मान भारत के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके पास। दिस इज द सोशल सेक्टर इनिशिएटिव, हेल्थ के लिए आपके पास इनिशिएटिव ये बनाया गया है। सो देर आर मैनी क्वेश्चंस on the social sector. And then general issues on the environment. Now again see, you have to cover the issues cover करने हैं on ecology, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज। अब इसका मतलब ये नहीं है कि पास्ट ईयर पेपर में जो भी व्हाट इज़ इकोलॉजी टाइप कोई भी क्वेश्चन आया उसको छोड़ देना है कि बस जी हम तो इश्यूज़ कवर करेंगे। कवर सब कुछ करना है, लेकिन आपका जो ध्यान है वो ज़्यादातर इसी चीज़ के ऊपर रहना चाहिए दैट व्हाट आर द इकोलॉजिकल इश्यूज़, व्हाट आर द बायोडाइवर्सिटी इश्यूज़, व्हाट आर द इश्यूज़ रिगार्डिंग टू द क्लाइमेट चेंज। तो यहाँ से क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल इन 2000 and I think in 16 or 17 the question on the soil erosion was asked and very simple question, बहुत आसान सा क्वेश्चन था कि कौन सी इरिगेशन प्रैक्टिस के साथ soil erosion नहीं होगी। क्वेश्चन on soil salinity has been asked, I think in 2013 this question was asked। ओके, तो जो इश्यूज बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत बार पूछे जाते हैं। बायोडाइवर्सिटी के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था दैट विद विच ऑफ द फॉलोइंग द अगर नीचे वाली कौन कौन सी चीज़ों के साथ बायोडाइवर्सिटी कम होगी, तो 1 2 3 4 जो चीज़ें हैं वो दी गई थी। या फिर बायोडाइवर्सिटी को हम कैसे मिटिगेट कर सकते हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, इस तरह से ऑप्शन ऑर्गेनाइज किए गए थे। एंड इट डज नॉट रिक्वायर द सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन, सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन नहीं चाहते हैं वो आप लोगों से। रादर यू विल हैव टू सी कि आई एम सॉरी, रादर आपको बस एक जनरल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ये सारी चीज़ों की। जनरल साइंस का मतलब कि 10वीं तक की जो आपकी साइंस की किताबें हैं, आपके पास केमिस्ट्री आ जाती है, आपके पास फिज़िक्स आ जाती है, आपके पास बायोलॉजी आ जाती है। तो ये जो सब्जेक्ट्स हैं इनकी एक बहुत ही जनरल सी नॉलेज है, बहुत सी जनरल सी अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। प्लस जो करंट अफेयर में इवेंट्स हैं रिगार्डिंग दी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो इसका ज्ञान आपको अच्छे से होना चाहिए। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द सिलेबस। अब इसको अच्छे से जानते हैं हम अगली स्लाइड में जब हम चीज़ों को डिसाइफर करते हैं। ठीक है, नाउ सी, सिलेबस को हमने मोटा मोटा 2 तरह से देख लिया दैट वन वाज द करंट इवेंट्स, ओके, वन वाज द कोर सब्जेक्ट्स। कोर सब्जेक्ट्स को हम बाद में एनालाइज करते हैं, पहले हम इन चीज़ों के ऊपर आते हैं कि ये जो करंट इवेंट्स हैं वो क्या चीज़ें हैं। ओके, यानी कि करंट अफेयर्स क्या हैं। तो पहले हम जनरल साइंस से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, साइंस में जो करंट अफेयर्स होते हैं वो हम टेक्नोलॉजी बेस्ड करंट अफेयर्स कहते हैं, और जो टेक्नोलॉजी बेस्ड करंट अफेयर्स होते हैं वो आपके उन 5 पार्ट्स में उन्हें डिवाइड किया जा सकता है। तो जो पहला पार्ट है बायोटेक्नोलॉजी से, बायोटेक्नोलॉजी से कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। बायोटेक्नोलॉजी से बहुत बेसिक क्लैरिटी होनी चाहिए वही कंसेप्ट की। देखो, बायोटेक्नोलॉजी से जीन एडिटिंग के ऊपर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो जीन एडिटिंग है वो क्या चीज़ है। आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो जीन चीज़ है ये क्या चीज़ है, व्हाट इज़ DNA, व्हाट इज़ RNA, ये चीज़ों के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है जी। एंड देन आपके पास क्रिस्पर था, तो क्रिस्पर के बारे में पता होना चाहिए क्रिस्पर कैसे काम करता है। जैसे क्रिस्पर को कहते हैं दैट इट इज़ नियरली अ कट कॉपी पेस्ट होता है। ठीक है, मान लीजिए ये आपके पास एक बहुत अच्छा सीक्वेंस है, दिस इज़ AGTG, तो इस तरह से सीक्वेंस है, हमने ये T और G को हटाना है, तो हम क्रिस्पर को लेके आएंगे, वो T और G को काट देगा। फिर मान लीजिए यहाँ पे T और G के
टी और जी को रिप्लेस करना था जी टी के साथ, इस सीक्वेंस के साथ रिप्लेस करना था, तो यहाँ पे हम डाल देंगे। ठीक है, सो आपको एक बेसिक ना क्लियरिटी होनी चाहिए। ये मैं नहीं पूछूंगा कि क्रिस्पर का बेसिक फार्मूला क्या है जी, कौन कौन से केमिकल्स यूज़ होते हैं, कैसा ये काम करता है, इसके बारे में कोई नहीं पूछने वाला। आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ mRNA, मैसेंजर RNA क्या होता है, मैसेंजर RNA का काम क्या होता है, क्योंकि ये जो सारी चीज़ें हैं ये बायोटेक्नोलॉजी में यूज़ होती हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी की जो बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है और कैसे ये काम कर रही है। देन रिगार्डिंग द डिफेंस इक्विपमेंट्स, तो डिफेंस इक्विपमेंट्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और डिफेंस इक्विपमेंट्स की बेसिक आपको नॉलेज होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अग्नि मिसाइल के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था एक, तो अग्नि मिसाइल क्या है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। पृथ्वी मिसाइल क्या है उसके बारे में आपको क्वेश्चन होना चाहिए। ब्राक सिस्टम उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज़ अ बैलिस्टिक मिसाइल्स उसके बारे में पता होना चाहिए। क्रूज मिसाइल क्या चीज़ होती है उसके बारे में पता होना चाहिए। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको सारी चीज़ों की होनी चाहिए। ब्रह्मोस मिसाइल इंडिया की कौन सी मिसाइल है, ये आपके पास बैलिस्टिक मिसाइल है या फिर आपके पास क्रूज मिसाइल है। सिमिलरली आपके पास बहुत सारी फ्रिगेट्स हैं, उसके बारे में पता होना चाहिए आपको। बहुत सारी आपके पास LCUs हैं, लैंडिंग फैसिलिटीज़ हैं हमारे पास, ठीक है, और बहुत सारी लैंडिंग फैसिलिटीज़ अंडमान एंड निकोबार कमांड के पास है। सो डिफेंस के बारे में आपको एक बेसिक जनरल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। डिफेंस एक्सरसाइजेस के बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है, जो हमारी डिफेंस एक्सरसाइजेस बाकी कंट्रीज़ के साथ होती हैं, तो कौन सी एक्सरसाइज किस कंट्री के साथ होती है। यू शुड हैव ऑल द बेसिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट इट। मैं ये नहीं कह रहा कि अब अग्नि मिसाइल कितना ऐसा नहीं पूछा जाएगा कि अग्नि मिसाइल कितना ये कितने स्टेज की मिसाइल है या फिर इसमें कौन सा इंजन लगा हुआ है, ये नहीं पूछा जाएगा अनलेस और अनटिल इट इज़ इन द न्यूज़। अगर ये न्यूज़ में है तब तो ये सब कुछ पूछा जा सकता है, नहीं तो ये चीज़ें अवॉइड की जाती हैं, ये चीज़ें जनरली नहीं पूछी जाती हैं। बस बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। ओके, देन द नेक्स्ट वन इज़ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में बताया गया है कि बेसिक कंसेप्ट्स न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में से पूछे जाएंगे, लेकिन ज़्यादा टाइम देखा है कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी आपको एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए रिगार्डिंग द न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, और स्पेशली जो नए टर्म्स आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल बिग बैंग क्या चीज़ है जी, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। व्हाट आर क्वार्क्स क्या होते हैं, इसके बारे में पता होना चाहिए आपको। तो ये जो नई डेवलपमेंट्स हैं ना, मतलब बेसिक क्लैरिटी वाली जो डेवलपमेंट्स हैं वो उनके बारे में पता होना चाहिए। व्हाट इज़ थर्मल रिएक्टर क्या चीज़ है जी, इसके बारे में पता होना चाहिए। व्हाट इज़ फिजन रिएक्शन, व्हाट इज़ फ्यूजन रिएक्शन, इन चीज़ों के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। सो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। द वेरी जनरल क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। हमारे पास कौन सा फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है, व्हाट डू यू मीन बाय दिस फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। हमारे पास कौन सा आपके पास हैवी वाटर रिएक्टर है। हैवी वाटर रिएक्टर और जो आपके पास बेसिक कूलेंट वाला रिएक्टर होता है उनमें क्या डिफरेंस है। थोरियम कैसे यूज़ होता है। तो दीज आर ऑल दी बेसिक थिंग्स। अगर आप एक बेसिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी की किताब पढ़ोगे, वहाँ पे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी वाले ये जो चीज़ें हैं ये बहुत बेसिकली आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगर नहीं है आपको अंडरस्टैंडिंग तो आप ऐसे कीजिए कि बेसिक पिछले पेपर देखिए और कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, और इंडिया के जर्नल बस इस तरह से देख लीजिए कि इंडिया के पास कौन सी टेक्नोलॉजी है इन द न्यूक्लियर इवेंट, इन द न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, कि हमारे पास कौन सी टेक्नोलॉजी बन रही है, कौन सी टेक्नोलॉजी हमारे पास है, और बेसिक वर्किंग कैसे होती है। एटलीस्ट फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की वर्किंग ज़रूर देख लेना। ओके, देन द कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड डेली साइंस। बहुत ही जनरल चीज़ें पूछी जाती हैं यहाँ से, और ज़्यादातर क्या होता है कि जो पीछे न्यूज़ में जो क्वेश्चन होते हैं, जो न्यूज़ वाली चीज़ें होती हैं वही पूछी जाती हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास स्ट्रिंग थ्योरी के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था, और स्ट्रिंग थ्योरी के ऊपर ऐसा नहीं कि स्ट्रिंग थ्योरी पूछी गई थी कि क्या होती है स्ट्रिंग थ्योरी। स्ट्रिंग थ्योरी किस चीज़ के साथ रिलेटेड है, इट इज़ रिलेटेड टू द एस्ट्रोफिजिक्स, बस इतना ही पूछा गया है। और जनरल जो चीज़ें हैं ना वो इतनी ही पूछी जाती हैं कि ये किस चीज़ के साथ रिलेटेड है, ये किस चीज़ के साथ नहीं रिलेटेड है। अगेन आई एम टेलिंग यू कि 90% ऑफ द टाइम्स कैसे चीज़ें पूछी जाएंगी। ओके, ये कोई मैजिकल वीडियो नहीं है। दिस वीडियो इज़ ओनली मेंट टू मैक्सिमाइज द मार्क्स, मैक्सिमाइज द एफिशिएंसी ऑफ योर्स, ताकि आप एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज कर सको। देन इन द स्पेस टेक्नोलॉजी, स्पेशली द क्वेश्चंस रिलेटिंग टू द इसरो, यहाँ पे भाई साहब आपको स्पेसिफिक्स में जाने की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। और कुछ भी इसरो के रिगार्डिंग आता है, ट्राई टू सर्फ इनटू द इसरोज वेबसाइट। तो इसरो की वेबसाइट को अच्छे से सर्व कीजिए।
देखिए कि ये चीज़ें क्या है। फॉर एग्जांपल लेट्स से PSLV के ऊपर क्वेश्चन आता है, तो PSLV क्या होता है, ट्राई टू गो इनटू द इसरो साइट। तो इसरो साइट के ऊपर जाओगे, PSLV को साफ साफ बताया होगा कि ये PSLV होता क्या चीज़ है। इट इज़ अ 4 स्टेज रॉकेट होता है, और कितनी आपके पास जो सॉलिड स्ट्रैप इंजन्स हैं, वो कितने सॉलिड बूस्टर इंजन्स जो हैं वो 6 सॉलिड, ज़्यादातर 6 लगाए जाते हैं, कई बार ज़्यादा भी लगा देते हैं। ठीक है जी। फिर उसके बाद कौन सी आपके पास लिक्विड स्टेज होती है, कौन सी आपके पास सॉलिड स्टेज होती है। GSLV की बात कर लेते हैं। GSLV में 3 स्टेजेस होती हैं। आपके पास सबसे ऊपर वाली क्रायोजेनिक होती है, कौन सी आपके पास सॉलिड होती है, कौन सी लिक्विड होती है। यू हैव टू सी ऑल दोज थिंग्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपको स्पेसिफिक्स में जाने की ज़रूरत है। यहाँ से स्पेसिफिक्स में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी जो चीज़ें हैं वहाँ पे आपकी जो जनरल अंडरस्टैंडिंग है चीज़ों के बारे में वो चल जाएगी। ओके, लेकिन हेयर यू हैव टू गो इनटू द स्पेसिफिक्स पार्ट। सो आई होप दैट एवरीथिंग इज़ क्लियर फ्रॉम द टेक्नोलॉजी पार्ट की करंट अफेयर्स जो टेक्नोलॉजी के रिलेटेड हैं वो आपने कैसे करने हैं। ठीक है, इस तरह से आपको करंट अफेयर्स को करने की ज़रूरत है। ओके, सो नेक्स्ट गोइंग टूवर्ड्स द पॉलिटी एंड गवर्नेंस सेक्शन। तो पॉलिटी एंड गवर्नेंस के सेक्शन में चलते हैं हम लोग। वेलफेयर स्कीम्स, गो इनटू द स्पेसिफिक्स। तो वेलफेयर स्कीम फॉर एग्जांपल लेट्स से अटल पेंशन योजना के ऊपर क्वेश्चन है। अटल पेंशन योजना के ऊपर अगर क्वेश्चन आएगा तो वो बहुत स्पेसिफिक्स के बारे में पूछेंगे। वो पूछेंगे कि कौन से जो एज ग्रुप का लोग हैं वो कौन कौन से हैं जो कि इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, अटल पेंशन योजना क्या करती है, कौन सी मिनिस्ट्री के नीचे आती है, ये जो 3 चीज़ें हैं ना ये आपको पता होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आपके पास लेट्स से मैटरनिटी बेनिफिट प्रोग्राम है कोई, उसके ऊपर कोई पूछा जा रहा है क्वेश्चन, तो इसके स्पेसिफिक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये काम कैसे करेगा, हाउ इट विल वर्क, कौन कौन लोग इसको अप्लाई करने के लिए भाई साहब एलिजिबल हैं, कौन सी मिनिस्ट्री इसको इम्प्लीमेंट कर रही है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ये जो 4 चीज़ें हैं ना, ये चीज़ें आपको एटलीस्ट पता होनी चाहिए कि ये काम कैसे करेगा, कौन सी मिनिस्ट्री इसके लिए काम कर रही है, कौन कौन लोग इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं, और व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो ये बेसिक जो चीज़ें हैं ये आपको पता होनी चाहिए हर हाल में अंडर दी वेलफेयर स्कीम्स। देन गवर्नमेंट एक्ट्स एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज़। तो इसके लिए क्या है कि आपके पास वो अगेन पैरामीटर्स जो आपको कवर करने हैं वो ये वाले पैरामीटर्स हैं, that what is the objective of this particular act, what are the responsible agencies and what are the major details of those acts. Okay, so तो मान लीजिए आपके पास let's say there is an act prohibition of surrogacy act है। ठीक है, surrogacy prohibition act है, I'm sorry, so prohibition of surrogacy act है। ठीक है, तो let's say इस एक्ट के ऊपर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, तो व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, ताकि जो सेरोगेट मदर्स हैं उनकी एक्सप्लॉयटेशन ना हो पाए। तो व्हाट इज एथिकल सेरोगेसी, इसको ये एक्ट डिफाइन कर रहा है। एंड नाउ हु आर द एलिजिबल मदर्स, एलिजिबल सेरोगेट मदर्स कौन सी हो जाती हैं, जो कि जिनके पास एटलीस्ट अपना जो है वो एक बच्चा है, वो मैरिड हैं। ठीक है, मैरिज इज आई थिंक वन ऑफ द क्लॉज, एंड अपना बच्चा उनके पास पक्का होना जरूरी है। एंड देन आपका वो क्लोज रिलेटिव है, वो क्लोज रिलेटिव क्या है अब ये नहीं है वहाँ पे लिखा हुआ। ठीक है, तो दीज आर द एलिजिबल पीपल, ये आपके पास एलिजिबल पीपल है। ओके, देन व्हाट आर द एजेंसीज, कौन सी एजेंसीज देखेंगी, मतलब सोशल जस्टिस, इसको जो मिनिस्ट्री देख रही है वो सोशल जस्टिस देख रही है। तो ऐसी जो डिटेल्स हैं ये आपको पता होनी चाहिए। एंड देन गवर्नेंस इश्यूज़ के बेसिक्स पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपके पास सोशल कैपिटल के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, ह्यूमन कैपिटल के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। सो दीज आर द बेसिक्स अबाउट गवर्नेंस। लेट्स से ट्रांसपेरेंसी के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अकाउंटेबिलिटी के ऊपर, रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, आपके पास इन ये सारी चीज़ें, व्हाट इज़ ड्यूटी, ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं, क्योंकि ये गवर्नेंस का जो मेन चीज़ है वहाँ से ये पूछा जाता है। देन व्हाट आर द एडवांसमेंट रिगार्डिंग जुडिशरी में बहुत सारी एडवांसमेंट्स होती रहती हैं। फॉर एग्जांपल हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट, तो रिसेंटली हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने क्या किया था, राइट टू इलेक्ट्रिसिटी को कहा दैट इट आल्सो कम्स अंडर आर्टिकल 21। ठीक है, और आपके पास उत्तराखंड हाई कोर्ट ने एक काम किया था दैट उन्होंने गंगा और
गंगा रिवर एंड यमुना रिवर उनको एक नेचुरल पर्सन, एक लीगल पर्सन की डेफिनेशन में रख दिया था। सो दीज आर द एडवांसमेंट्स इन द जुडिशरी, और इन एडवांसमेंट्स को देखते रहा करो। ओके, सो बेल के रिगार्डिंग बहुत सारी एडवांसमेंट्स हुई हैं, एंड प्रिवेंटिव डिटेंशन के रिगार्डिंग बहुत सारी एडवांसमेंट्स चलती रहती हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपके पास चलती रहेंगी, ठीक है। एंड देन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या एडवांसमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल रिसेंटली 103 अमेंडमेंट एक्ट हुआ है फॉर द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। और वहाँ पे स्टेट्स को हमने मैंडेट नहीं दिया है दैट यू शुड go for the reservation in the educational institutions as well as for the public employment. Public employment institutions किसके नीचे आते हैं? आर्टिकल 15 के नीचे। ये दूसरे आते हैं एजुकेशनल आर्टिकल 16 के नीचे। तो आर्टिकल 15 और 16 दोनों में अमेंडमेंट की गई है। कौन सी अमेंडमेंट? 103 अमेंडमेंट एक्ट। तो ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए क्या क्या कुछ किया जा रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन्स, ईवीएम्स के रिगार्डिंग, व्हाट आर द ईवीएम्स, हाउ दे वर्क, एंड व्हाट इज़ द पेपर ट्रेल, पेपर ट्रेल के बारे में पूछा जा सकता है। तो ऐसी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, बेसिक क्लैरिटी होनी चाहिए मतलब इन चीज़ों के बारे में। और इस तरह से आपको अखबार भी इस तरह से पढ़नी चाहिए। अगर करंट अफेयर्स के नोट्स बना रहे हो भाई साहब, वो भी इस तरह से होने चाहिए। एंड द नोट्स ऑफ द करंट अफेयर्स, दे आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। करंट अफेयर्स एक बार हो गए, 2 बार हो गए, 3 बार हो गए, तब जाके कहीं आपको एक सेटिस्फेक्शन लेवल मिलेगा कि हाँ मेरे आगे क्वेश्चन आ जाएगा तो मैं क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर पाऊंगा। एक बार करंट अफेयर पढ़ लिया, इट इज़ नथिंग, कुछ भी नहीं बनता एक बार से करंट अफेयर पढ़ने के। ओके, चलिए अगला, इकोनॉमी। तो इकोनॉमी में जो नई टर्म्स आ रही हैं उनकी आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल देयर वाज अ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग विल डू योर वर्क। अगर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में आपको बिल्कुल भी नहीं पता, देन यू विल मार्क दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन रॉन्ग, तो फिर वो क्वेश्चन रॉन्ग होने वाला है। तो जो भी न्यू टर्म्स आपके पास पूछी जाती हैं तो वो उनके बारे में पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल लिक्विड म्यूचुअल फंड्स, ये आपके पास न्यूज़ में थे। तो लिक्विड म्यूचुअल फंड्स क्या चीज़ है ये आपको पता होना चाहिए कि जो शॉर्ट टर्म डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स में, शॉर्ट टर्म डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स में अपना निवेश कर रहे हैं उनको लिक्विड म्यूचुअल फंड्स बोला जाता है। और इसके ऊपर क्या किया था, इसके ऊपर कैपिंग कर दी थी, पोर्टफोलियो सीलिंग बहुत अच्छे से, बहुत टाइटली की गई थी। तो ये जो सारी चीज़ें ये न्यूज़ में रहती हैं और इनका आने का जो चांसेस हैं वो बहुत 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 बढ़ जाते हैं। एंड देन देर आर द बैंकिंग रिफॉर्म्स, और यहाँ पे डिटेलिंग की ज़रूरत पड़ती है। जो भी बैंकिंग में रिफॉर्म्स किए गए हैं, फॉर एग्जांपल मान लीजिए PCA में रिफॉर्म्स किए गए हैं, या फिर आपके पास वाइट लेबल्ड ATMs में कोई रिफॉर्म्स किए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डिटेलिंग की ज़रूरत पड़ जाती है कि ये जो चीज़ें हैं वो कैसे कैसे की जा रही हैं। या फिर मान लीजिए देयर वाज अ क्वेश्चन इन 2018 में भीम ऐप के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था कि कितना ऑथेंटिकेशन गेटवे होते हैं उसमें भीम ऐप में, तो वो उनको आपने अच्छी तरह से करना था जी। देन द एक्सटर्नल सेक्टर, एक्सटर्नल सेक्टर में बेसिक अंडरस्टैंडिंग और कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग कैसे होनी चाहिए, फॉर एग्जांपल लेट्स से विप्पो के ऊपर क्वेश्चन आ गया, ठीक है, या फिर आपके पास प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। आई थिंक इन 2018 में ये क्वेश्चन आ चुका है, प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ये कौन करता है इसमें से? IMF का दिया था, अंकटाड का दिया था, एंड देयर वाज वन ऑप्शन रिगार्डिंग WTO देखता है जिसको। तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत ज़रूरी है। अब IMF कैसे भाई, IMF क्यों देखेगा? IMF का काम है कि वो जो BOP प्रॉब्लम्स है उनसे डील करवाए, जो BOP प्रॉब्लम ना आए भाई, बैलेंस शीट्स बनाए रखे। अंकटाड ये क्यों करेगा? अंकटाड का बेसिक थिंक टैंक वाला काम होता है। देन द WTO वाज द राइट ऑप्शन। तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग फॉर एवरी इंस्टीट्यूशन। तो जो भी इंस्टीट्यूशन आपके अखबार में आ रहा है उसके रिगार्डिंग आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत बहुत ज़रूरी है। कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी बहुत ज़रूरी है। कंसेप्चुअल क्लैरिटी इसे कई मैक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स भी कह देते हैं।
अगर डेप्रिसिएशन हो रहा है रुपी का, देन इंपोर्ट बढ़ेगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, इसका इन्फ्लेशन के ऊपर क्या इम्पैक्ट बढ़ेगा। अगर इन्फ्लेशन कंट्री की बढ़ती है तो डेप्रिसिएशन होगा या फिर रुपी का एप्रिसिएशन होगा, क्या होगा। तो एक बेसिक क्लैरिटी वाले क्वेश्चंस होते हैं, यू शुड बी एबल टू सॉल्व इट। देन टैक्सेशन रिफॉर्म्स, जैसे जीएसटी हो गया, ओके। टैक्सेशन रिफॉर्म्स, इसकी अगेन बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत ज़रूरी है टैक्सेशन के बारे में, कि आपका जो एक टैक्स है उसकी वर्किंग कैसे होती है एंड उस टैक्स का ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। ये दो चीज़ें होनी आपके पास, आपको जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो होनी आपको बहुत बहुत ज़रूरी है। देन अगला जो चीज़ है वो आपके पास इन्वायरमेंट आ जाती है। इन्वायरमेंट में अगेन बहुत बहुत करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, एंड द करंट अफेयर क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं दे कैन बी डिवाइडेड इनटू दीज 6 पार्ट्स। तो इन्वायरमेंट अथॉरिटीज़ के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन्वायरमेंट अथॉरिटीज़ में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है उनके फंक्शंस, वो काम कैसे करती है। द फर्स्ट थिंग इज व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दैट पर्टिकुलर इन्वायरमेंट अथॉरिटी, एंड द सेकंड थिंग इज द फंक्शंस डन बाय दैट पर्टिकुलर इन्वायरमेंट अथॉरिटी। फॉर एग्जांपल IUCN, IUCN क्या काम करती है, IUCN डाटा कलेक्शन का काम करती है, ओके। डाटा कलेक्ट करके एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म वो वनरेबल है, लीस्ट कंसर्न्ड है, इन चीज़ों के बारे में वो बता देती है। अब नाउ ये सरकार के ऊपर है कि वो सरकार जो है वो उस ऑर्गेनिज्म के लिए क्या करती है, ठीक है। तो IUCN बेसिकली डाटा पॉलिसी के ऊपर काम कर रही होती है। तो इस तरह से हर एक ऑर्गेनाइजेशन को उठाओ, उस ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्वियसली IUCN का ऑब्जेक्टिव क्या है उसको देखना है, IUCN उस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कैसे कर रही है उस चीज़ को देखना। दो चीज़ें यहाँ पे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। देन देयर आर दी एक्ट्स। एक्ट्स ये इनेक्ट क्यों किए जा रहे हैं एंड व्हाट आर द सेलिएंट फीचर्स ऑफ दीज पर्टिकुलर एक्ट्स, ओके। फॉर एग्जाम्पल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है या फिर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट क्यों इनिशिएट किया गया है और इसका व्हाट आर द सेलिएंट फीचर्स मोटे मोटे आपको पता होने चाहिए। देन व्हाट आर द इनिशिएटिव्स। मान लीजिए आपके पास दिल्ली में कोई बहुत बड़ा फिल्ट्रेशन प्लांट, एयर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाया जाता है। सो एयर फिल्ट्रेशन प्लांट का ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव का मतलब है गो इनटू स्पेसिफिक्स हियर, कि वो कौन से पार्टिकुलेट मैटर को फिल्टर कर पा रहा है, ठीक है। 2.5 को फिल्टर कर पा रहा है या फिर 0.5 वाले पार्टिकल्स को, फिर कौन से पार्टिकल्स को वो ज़्यादा से ज़्यादा फिल्टर कर पा रहा है। N95 मास्क, N95 मास्क कौन से पार्टिकुलर मैटर को फिल्टर कर पा रहा है। सो डू रियलाइज दीज थिंग। तो इन चीज़ों को मैं कह रहा हूँ कि बेसिक एम क्या है इनिशिएटिव का। देन व्हाट इज द टेक्नोलॉजी यूज, कि कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देन यू हैव द इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स। इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स फॉर एग्जांपल आपके पास पेरिस एग्रीमेंट है, मिन्नामाटा है, मिन्नामाटा के ऊपर है, पेरिस एग्रीमेंट है। तो दीज आर द इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स, हाउ दे वर्क, वो काम कैसे करते हैं। पेरिस एग्रीमेंट नेमिंग एंड शेमिंग से काम लेता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए। एजेंडाज, व्हाट आर द एजेंडा, पेरिस का क्या है एजेंडा, क्लाइमेट चेंज के ऊपर बना हुआ है। व्हाट आर द सेलिएंट फीचर्स, ये काम कैसे करता है, ठीक है। काम करने के लिए आपके पास कौन कौन से इन्होंने मैकेनिज्म, फाइनेंशियल मैकेनिज्म कौन कौन से बनाए हुए हैं, ओके। इज इंडिया एज अ मेंबर, सिग्नेटरी है, रेटिफाइड हो चुका है एग्रीमेंट। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपको वहाँ से देखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स को इस तरह से आप फॉलो कीजिए। दीज आर द पैरामीटर्स जिनके ऊपर आपको अच्छे से काम करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे आपने काम कर लिया फिर कोई दिक्कत नहीं है। आई एम क्वाइट श्योर कि 90% ऑफ द टाइम्स यू विल फाइंड द थिंग्स देयर। तो वहाँ पे 90% ऑफ द टाइम्स आपको जो चीज़ें हैं वो मिलनी शुरू हो जाएंगी। देन यू हैव द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में आपके पास व्हाट इज द एजेंडा ऑफ दैट पर्टिकुलर, एजेंडा का मतलब एम क्या है भाई साहब उस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। मान लीजिए UNDP के बारे में पूछा जाता है, तो व्हाट इज द एजेंडा, इसका एजेंडा क्या है, हाउ दे वर्क, ये काम कैसे कर रहा होता है। वो काम कैसे कर रहा होता है, ये आपके पास पॉलिसी गाइडलाइंस देता है, नेशनल गवर्नमेंट, नेशनल गवर्नमेंट्स को पॉलिसी गाइडलाइंस देता है, ठीक है। इसी तरह से मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन किसी और चीज़ के ऊपर आ जाता है। मान लीजिए कोई इंटरनेशनल NGO के ऊपर क्वेश्चन आता है, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के ऊपर क्वेश्चन आता है। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल क्या करता है, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल जो नेशनल
NGOs हैं अलग अलग नेशंस के, उनको उनके साथ काम करता है, उनको कहता है कि आप डाटा कलेक्ट करके मुझे दो, मैं उस डाटा को एक अच्छे से पॉलिसी फार्मूलेशन में तब्दील करूँगा, एंड देन द थिंग्स वर्क आउट। तो ये बर्ड लाइफ इंटरनेशनल का काम करने का तरीका है। एंड व्हाट आर देयर हेडक्वार्टर्स इनके कहाँ है भाई साहब, वो अच्छे से देखना है आपको। नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, NGOs, ये सब कुछ, ठीक है, उसमें भी ये सब कुछ देखना है, दैट व्हाट इज़ द एजेंडा, हाउ दे वर्क, हेडक्वार्टर्स इनके कहाँ हैं। तो ये जो तीनों चीज़ें हैं, यहाँ से आपकी जो 3 स्टेटमेंट्स हैं ना, वो आपकी बन जाती हैं। ओके, सो दिस इज़ हाउ यू शुड डू दी करंट अफेयर्स। तो इस तरह से आपको जो आपके जो करंट अफेयर्स हैं वो आपको करने चाहिए। एंड अगर इस तरह से आप हर एक चीज़ को आप सॉल्व करते जा रहे हो, पढ़ते जा रहे हो, देन ऑब्वियसली यू विल बी इन क्वाइट कंफर्टेबल पोजीशन, काफ़ी कंफर्टेबल पोजीशन में हो जाओगे आप लोग। ओके, इन दी नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द जनरल ट्रेंड। ठीक है, अब देखो करंट अफेयर्स को हमने पढ़ लिया है कोर सब्जेक्ट्स के साथ रिलेट करके। अगली वीडियो में हम देखेंगे व्हाट आर द जनरल ट्रेंड्स, कि बेसिक इकोनॉमी से कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, हिस्ट्री से कैसे, पॉलिटी से, गवर्नेंस। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, यहाँ से इनका जनरल ट्रेंड क्या है, वहाँ पे देखेंगे हाउ टू प्रायोरिटाइज, कि कौन से टॉपिक्स को पहले करना चाहिए, कौन से टॉपिक को बाद में करना चाहिए। ओके, तो इन सारी चीज़ों के ऊपर, बेसिक स्ट्रेटजी के ऊपर हम अगेन अगले वीडियो में काम करेंगे। थैंक यू वेरी मच।